बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आप अल्लाह ताला से दुआ है कि आप हमेशा ठीक ही रहें, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें। तो जनाब शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। परसेप्शन आज हमने डिस्कस करना है। परसेप्शन जो है बेसिकली ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी का टॉपिक है। BS ऑनर्स और MSc में पढ़ाया जाता है, उसके बाद भी उससे पहले भी पढ़ाया जाता है। बहरहाल इन दो डिसिप्लिन में तो डेफिनेटली ये पढ़ाया जाता है। परसेप्शन जो है कि हायर मेंटल प्रोसेस है। हायर मेंटल प्रोसेस से मुराद ये है कि ये दिमाग जो है हमारा, ये उससे रिलेटेड है। दिमाग इसको कंट्रोल करता है। दिमाग किसी भी चीज़ को हम अब मैं सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊंगा कि परसेप्शन क्या होती है। जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो क्या है। मसलन मैंने ये देखी पेंसिल, अब मुझे अगर फर्स्ट टाइम ना पता हो ये क्या है तो मुझे नहीं पता चलेगा कि ये क्या है। मैं देखूंगा, मैं सोचूंगा कि यार ये क्या है, ये लंबी चौड़ी सी, ये नोकीली सी, इसके आगे जो है ये एक टिप है, ये क्या है। लेकिन अगर मैं, और इसी तरह अगर मैं किसी अननोन बंदे की आवाज़ सुनूं तो मुझे नहीं पता चलेगा कि ये किसकी आवाज़ है। तो परसेप्शन कब होगी? परसेप्शन होगी जब आपके अंदर दिमाग में ऑलरेडी वो चीज़ मौजूद हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद हो, और जब आप वो चीज़ दोबारा देखें और उस चीज़ को आपका दिमाग जो है वो परसीव करे और उसको एक मानी दे कि ये फ़लाँ चीज़ है, तो इसको हम परसेप्शन कहते हैं। अब परसेप्शन क्या है? सबसे पहले आप स्टिमुलस अटेंड करते हैं, उसके बाद आप उसको एक मानी देते हैं कि ये क्या है। अब मैं आप थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ आपको। परसेप्शन जो है वो 8 स्टेप प्रोसेस है बेसिकली। इसमें यानी कि 8 स्टेप्स से होते हुए हम किसी भी चीज़ को परसीव करते हैं। मसलन सबसे पहले इन्वायरमेंटल स्टिमुलस, यानी सबसे पहली तो बात यह है कि जब भी आपने कोई चीज़ परसीव करनी, परसेप्शन का प्रोसेस शुरू करना है या परसेप्शन होनी है किसी चीज़ की आपके थ्रू, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो एक इन्वायरमेंटल स्टिमुलस हो, यानी जिस चीज़ को आपने परसीव करना है। मतलब मैंने पेंसिल को परसीव किया तो ये पेंसिल होगी तो मैं परसीव करूँगा, या मैं इस वक्त मेरे कान में अजान की आवाज़ आ रही है तो अजान हो रही है तो मैं परसीव करूँगा। अगर आज़ान हो रही तो मैं कैसे परसीव करूँगा उसको। चलिए थोड़ा सा वक्फा लेते हैं। चलिए जी, अज़ान ख़त्म हो गई, शुरू करते हैं दोबारा। अब इन्वायरमेंटल स्टिमुलस क्या है कि अज़ान हो रही है, आवाज़ आ रही है तो मैं उसको परसीव करूँगा। अगर आवाज़ ही ना आ रही हो तो मैं इसको कैसे परसीव करूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, इन्वायरमेंटल स्टिमुलस होता है, अटेंड द स्टिमुलस। फिर हम उस स्टिमुलस को परसीव करते हैं, यानी परसीव से मुराद है अटेंड करते हैं। मैंने चीज़ को देखा या मैंने आवाज़ को सुना, यानी मैंने अटेंड की आवाज़। मैंने किसी चीज़ को देखा, इसका मतलब मैंने उसको परसीव किया यानी अटेंड किया। अब उसकी जो इमेज है, अगर तो वो विजुअल है तो उसकी जो इमेज है वो रेटिना पे बनेगी। अब रेटिना पे बनेगी यानी कि आंख के अंदर अब उसकी इमेज बनी, यानी वो तस्वीर मैंने एक पेंसिल की देखी, उसको मैंने अटेंड किया, उस पेंसिल को, उसका स्टिमुलस जो था, फिर वो एक तस्वीर मेरे रेटिना पर बनी। रेटिना से आगे ट्रांसडक्शन का मतलब होता है रेटिना से आगे वो मेरे ब्रेन में गई, ठीक है। न्यूरल इम्पल्स, जो विजुअल इम्पल्स या विजुअल जो ट्रैक है उसके थ्रू वो मेरे दिमाग में गई, वहाँ पर न्यूरल प्रोसेसिंग हुई। न्यूरल प्रोसेसिंग से क्या मुराद है कि वहाँ पर दिमाग ने देखा कि ये जो इमेज मेरे अंदर आई है, क्या इसको क्या कहते हैं। इस तरह की कोई इमेज पहले से मौजूद है, उसने खंगाला तो पता चला कि जनाब इस चीज़ को पेंसिल कहते हैं। उसने फिर जनाब उसको कहा कि पेंसिल कहते हैं, हमने यानी कि उसको परसीव किया कि पेंसिल कहते हैं, फिर उसको रिकग्नाइज किया, यानी उसने अंदर मानी दे दिया। हमें फिर बाद में बताया कि उसको ये पेंसिल है। तब हमारा 8वां एक्शन क्या होगा कि दिस इज़ अ पेंसिल। यानी सबसे पहले एनवायरनमेंट में स्टिमुलस आया, हमने उसको देखा, वो रेटिना इमेज बनी, उसने रेटिना पर जो इमेज बनी है, रेटिना ने उसको ट्रांसडक्शन यानी जो नर्व इम्पल्स होती है उसके थ्रू ब्रेन में भेजा। ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया कि क्या इस तरह की कोई चीज़ ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद उसको हमने परसीव किया ब्रेन के अंदर। अभी हमारे ब्रेन ने अपना फैसला नहीं सुनाया, अंदर ही अंदर यानी कि मैचिंग हो गई। हाँ, ये जो इमेज आई है इस तरह की पहले भी मौजूद है, ठीक है, यानी मैचिंग हो गई चीज़ की। उसके बाद उसको रिकॉग्नाइज हुआ, यानी कि ब्रेन ने फिर अंदर ही बताया कि इसको पेंसिल कहते हैं। उसके बाद हमारे नॉलेज में बात आई कि हाँ इसको पेंसिल कहते हैं। तो ये एक 8 स्टेप प्रोसेस है परसेप्शन का, ठीक है जी। तो परसेप्शन का आपको पता चल गया कि किसी भी चीज़ को सबसे पहले स्टिमुलस को अटेंड करना, फिर उसको एक मानी देना, डिफरेंट जो पूरा प्रोसेस करते हुए उसको एक मानी देना, उसको हम कहते हैं परसेप्शन।
आगे आ जाते हैं जनाब गेस्टाल्ट लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत दफ़ा एग्जाम में भी ये बात आती है कि ये सवाल आ जाता है कि गेस्टाल्ट राइट अ नोट ऑन द गेस्टाल्ट लॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मेरे अपने एमएससी के जो पेपर हुआ था कॉग्निटिव साइकोलॉजी का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो अच्छा, अब देखते हैं कि गेस्टाल्ट लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इन जर्मनी अ न्यू स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज। अब जर्मनी में 1912 में, मैं यहाँ पर 1912 लिख देता हूँ, 1912 में जर्मनी में एक नया स्कूल ऑफ थॉट बना जिसको क्या कहा जाता था, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी या गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ थॉट को ऑलरेडी आपको मैं पहले भी अपने एक लेक्चर में बता चुका हूँ कि स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग, एक ग्रुप जो होता है लोगों का, वो मिलकर किसी भी चीज़ के बारे में उनकी एक ही राय होती है तो उसको स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। मसलन साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी के बारे में अगर 5 या 10 या 20 या 100 लोगों का जो ग्रुप है वो मिलकर एक ही राय काम कर ले कि जनाब साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ बिहेवियर, तो सारे लोग यही कहें तो ये स्कूल ऑफ थॉट बन गया। अब 1912 में जर्मनी में एक नया स्कूल ऑफ थॉट बना जिसको गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहा जाता है। गेस्टाल्ट बेसिकली एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है पैटर्न, ऑर्गेनाइजेशन या एज ए होल, मतलब कोई भी चीज़ या मतलब एक पैटर्न होता है। मतलब गेस्टाल्ट का जो मतलब है बेसिकली मैं आपको वो बता रहा हूँ कि गेस्टाल्ट का मतलब है कि एक होल, एक मुकम्मल चीज़, एक पैटर्न मुकम्मल। यानी कि गेस्टाल्ट वालों ने ये कहा था कि जनाब आप किसी भी चीज़ को जब परसीव करते हैं तो उसको टुकड़ों में तकसीम नहीं करते, परसीव नहीं करते, बल्कि जब चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो उसको एज ए ग्रुप आप परसीव करते हैं, एज ए होल परसीव करते हैं, एक पैटर्न की शक्ल में परसीव करते हैं, एक फॉर्म की शक्ल में परसीव करते हैं, अलग-अलग परसीव नहीं करते। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि वो क्या था। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल इसकी मैं सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि आपने एक हादसा देखा कि जनाब कार आई और वो टकरा गई और एक बंदे में, वहाँ पर एक बंदे की डेथ हो गई, एक बंदा ज़ख्मी हो गया, एम्बुलेंस आई, उस बंदे को एम्बुलेंस में डाला और हॉस्पिटल ले गया। अभी ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, आप इसको अलग-अलग टुकड़ों में नहीं आप इसको परसीव करेंगे कि जनाब आपने परसीव किया कि एम्बुलेंस आ गई है, फिर आपने परसीव किया बंदा मर गया, नहीं, बल्कि आप कहेंगे कि यार हादसा हुआ और वहाँ पर बंदा मर गया है और एक बंदा जो ज़ख्मी था वो एम्बुलेंस में डाल के, मतलब उसको एज ए होल आप जब भी उस वाक़या को बयान करेंगे आप कंप्लीट करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे जनाब उधर एक कार बंदे में टकराई बस छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। फिर आप अगले दिन कहेंगे फिर वो बंदा मर गया, फिर अगले दिन कहेंगे जनाब एक बच गया, फिर अगले दिन कहेंगे जनाब उसको एम्बुलेंस ले गई। ऐसा नहीं होगा। जब भी आप उस वाक़या को बताएंगे आप एज ए होल बताएंगे, उसको टुकड़ों में नहीं बताएंगे। तो गेस्टाल्ट वालों ने यही कहा था कि इन्फॉर्मेशन जो भी होती है उसको एज ए होल परसीव किया जाता है, टुकड़ों में या पार्ट्स में ब्रेक करके परसीव नहीं किया जाता। अच्छा जनाब आगे चलते हैं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की मैंने बात की कि 1912 में एक नया स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज हुआ जिसको हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का नाम देते हैं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में एक शख्स था मैक्स वर्दाइमर जो था उसने पहली दफ़ा परसेप्शन को ऑफिशियली जो है वो स्टडी किया। उसने कहा कि जब भी ह्यूमन बीइंग जो है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को परसीव करता है तो उसको एज ए होल परसीव करता है, ना कि पार्ट्स में परसीव करता है। उसने पहली दफ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो थे, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के जो असूल, ज़ाब्ते, कायदे, कानून है उसने वो बताए, उनको हम प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। 3-4 जो हैं वो मैं आपको अभी डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। सबसे पहले आ जाता है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कंपोनेंट्स दोज आर क्लोज टुगेदर अपीयर एज अ यूनिट, यानी कि वो कंपोनेंट, वो इंफॉर्मेशन, वो चीज़ें जो करीब करीब पड़ी हों वो उसको हम एज ए यूनिट परसीव करते हैं। मसलन ये देखें, जैसा कि यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, दिस इज़, ये जो दायरे लगे हुए हैं बेसिकली, ये दायरे देखें कि करीब करीब है, हालांकि ये अलग अलग यूनिट हैं, बिल्कुल ये एक अलग दायरा है, ये एक अलग दायरा है। हम ये भी कह सकते हैं कि जनाब ये दायरा है, ये दायरा है, ये दायरा है, लेकिन नहीं, हम उसको क्या करेंगे एज ए यूनिट सब दायरों को एक ही दफ़ा परसीव करेंगे। हम कहेंगे यार ये एक जो है वो ग्रुप ऑफ द सर्कल्स, हम इस तरह करेंगे, ये नहीं कहेंगे अच्छा एक दायरा ये है, एक ये है, एक ये है, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो कंपोनेंट्स, वो चीज़ें जो करीब करीब पड़ी हुई होंगी हम उनको एज ए यूनिट परसीव करेंगे। अगला जो रूल आ जाता है, दिस इज़ सिमिलैरिटी।
सिमिलैरिटी बेसिकली क्या है, यानी कि ऑल द सेम लुकिंग ऑब्जेक्ट्स में इन कलर साइज शेप अपीयर इन अ ग्रुप, यानी कि वो चीज़ें जो एक ही जैसी होंगी, यू कैन सी ऑन इन योर स्क्रीन, कि वो चीज़ें जो एक ही जैसी होंगी उनको आप ऐसे ग्रुप परसीव करेंगे, चाहे उनका कलर एक जैसा हो, चाहे उनका साइज़ एक जैसा हो, चाहे उनकी शेप एक जैसी हो, आप उनको एज ए होल ही परसीव करेंगे, उन सबको इकट्ठा परसीव करेंगे। मसलन आपने देखा होगा कि आप एक रूम में दाखिल हो, वहाँ पर रेड कलर की कुर्सियाँ पड़ी हों, चेयर्स पड़ी हों, वो बेशक अलग-अलग पड़े हुए हों, लेकिन आपकी ध्यान में वो आपकी नज़र में इकट्ठी सब आएंगी। इसी तरह अगर जो बलून पड़े हों कमरे में, एक कलर 2-3 कलर्स के हों, लेकिन आपका जो सेम कलर के बलून होंगे वो एज ए ग्रुप आप, यानी कि आप पहले उनको परसीव करेंगे, फिर दूसरे कलर को इकट्ठे परसीव करेंगे। ये आप नहीं कहेंगे ये रेड है, ये ब्लू परसीव किया, फिर रेड, फिर ग्रीन, नहीं, जितने भी रेड बलून होंगे वो फ़ौरन से आपके नोटिस में आ जाएंगे, फिर जितने भी ग्रीन बलून होंगे वो इकट्ठे आपके नोटिस में आएंगे। तो इसको कहते हैं सिमिलैरिटी। आगे आ जाता है गुड कंटिन्यूशन। गुड कंटिन्यूशन से मुराद है जनाब कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मूविंग टूवर्ड सेम डायरेक्शन, ठीक है, परसीव एज आ यूनिट। फॉर एग्जांपल जैसा कि यू कैन सी कि ये दो चीज़ें हैं, एक ये आप लाइन चेक कर सकते हैं इस तरह की है, एक लाइन इस तरह की है, चूँकि एक ही तरफ जा रही है और ये इकट्ठी है, लिहाजा हम उसको एज ए ग्रुप परसीव करेंगे। इस तरह नहीं परसीव करेंगे कि हम एक लाइन को, ये जो ऊपर वाली लाइन है उसको हम अलग परसीव कर रहे हैं, हालांकि ये इस तरह है, ठीक है, यानी ये अलग है, ये अलग है, लेकिन जब इकट्ठी जा रही हैं और एक ही सीमत में जा रही हैं तो हम इसको ये जो जिग जैग जा रही है इसको हम अलहदा से परसीव करेंगे और दूसरी को अलहदा से, नथिंग, इम्पॉसिबल। आप उसको इकट्ठे ही परसीव करेंगे क्योंकि ये एक ही सिमत में जा रही है। दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल लॉ। अच्छा जी, नेक्स्ट हम ऑर्गेनाइजेशनल लॉ जो आ जाता है, दिस इज क्लोजर। क्लोजर मीन इंडिविजुअल फिल इन द गैप ऑटोमेटिकली एंड परसीव एज अ यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और मुझे बड़ी पसंद है ये, कि जब कोई भी चीज़ इस तरह सर्कल की शक्ल में क्लोज हो। अब देखें, मज़ेदार की बात ये है कि ये सर्कल नहीं है, ये तो डैशेस लगी हुई है, कि अलग डैश है, देखें दरम्यान में गैप है, ये अलग डैश है, ये अलग डैश है, ये अलग डैश है, लेकिन चूँकि आप इस तरह का आपके माइंड में जो एक इमेज बना हुआ है वो सर्कल का होता है। अब आपको पूछा जाए कि जनाब ये क्या है, तो आप कहेंगे दायरा, हालांकि ये अगर देखा जाए तो ये दायरा नहीं है, ये तो पार्ट्स हैं, ये डैशेस लगी हुई हैं, लेकिन चूंकि हमने ये पढ़ा है कि हम एज ए होल परसीव करते हैं, एज ए पार्ट्स इंफॉर्मेशन को परसीव नहीं करते, चूंकि आपके दिमाग में ऐसा दायरा ऑलरेडी पहले से मौजूद है कि आपको पता है कि जो गोल चीज़ होती है उसको दायरा कहते हैं, तो अब आप इसको भी दायरा ही कहेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके माइंड में दायरे की शक्ल ना होती, आपने कभी दायरा ना देखा होता, तो फिर आपको नहीं पता होना था कि आप क्या है ये, फिर आपने कहना था कि ये लाइंस लगी हुई हैं, ये डैशेस लगी हुई हैं। लेकिन चूँकि हमने परसीव की है, और गेस्टाल्ट लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जब चीज़ें करीब होती हैं तो उनको हम खुद ही, उनका जो गैप है वो फिल कर लेते हैं, इसीलिए हमने ये जो डैशेज हैं बेसिकली इसको हमने खुद ही फिल करके कह दिया दायरा। तो दिस इज़ क्लोजर एंड दीज आर द गेस्टाल्ट लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि परसेप्शन के बारे में हमने पढ़ा कि परसेप्शन क्या होती है। हम किसी भी स्टिमुलस को अटेंड करते हैं, फिर उसको हम मीनिंग देते हैं, और 8 जो है वो प्रोसेस होता है, 8 स्टेप प्रोसेस है कि पहले हम इन्वायरमेंटल स्टिमुलस है, फिर हम उसको अटेंड करते हैं, फिर रेटिना पर इमेज बनती है, फिर वो ट्रांसमिट होती है रेटिना से ब्रेन में, फिर न्यूरल प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद परसेप्शन होती है, मैचिंग यानी कि होती है ब्रेन में, उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन होती है, और एक्शन उसके बाद, यानी हमें पता चलता है, हम चीज़ को ऑफिशियली परसीव कर लेते हैं। उसके बाद हमने कहा कि 1912 में जर्मनी में एक स्कूल ऑफ थॉट बना जिसको गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहा जाता है। गेस्टाल्ट का मतलब होता है एज ए होल, पैटर्न, वर्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन। मैक्स वर्दाइमर जो था उसने, वो एक बड़ा की फिगर था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का, उसने पहली दफ़ा परसेप्शन को ऑफिशियली, साइंटिफिकली ऑफिशियली उसने जो है वो स्टडी किया। उसने कहा कि
जब भी इंसान किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को परसीव करता है तो एज ए होल करता है, पार्ट्स में नहीं करता। जो मैंने आपको एक्सीडेंट वाली एक मिसाल बताई, एग्जांपल दी, आप उससे आइडिया लगा लें कि जब भी कोई एक्सीडेंट होगा तो आप उसको पूरे का पूरा बताएंगे उसको, हालांकि वो होता तो पार्ट्स में है, पहले गाड़ी आती है, टकराती है, बंदे की डेथ होती है, एम्बुलेंस आती है, ज़ख्मी को ले जाती है, लेकिन वो पार्ट्स हैं। लेकिन जब भी आप किसी को बताएंगे आप एज ए होल बताएंगे, पार्ट्स में नहीं बताएंगे, क्योंकि ये हमारा ब्रेन कर रहा है। ये बेसिकली परसेप्शन का लॉ है कि आप ऑर्गेनाइज चीज़ों को करके बताएंगे। फिर मैंने आपको बताया प्रॉक्सिमिटी के बारे में, फिर सिमिलैरिटी के बारे में, गुड कंटिन्यूशन के बारे में, क्लोजर के बारे में, कि प्रॉक्सिमिटी यानी कि वो चीज़ें जो करीब करीब होती हैं हम उसको एज ए यूनिट परसीव करते हैं। उसके बाद सिमिलैरिटी, जो चीज़ें एक जैसी होती हैं उनको हम एज ए यूनिट परसीव करते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि रेड कुर्सियाँ पड़ी हैं तो आप एज ए रेड कुर्सियों को सबसे पहले परसीव करेंगे इकट्ठा। फिर गुड कंटिन्यूशन यानी कि जो चीज़ें एक ही समत में मूव कर रही हैं हम उसको इकट्ठा परसीव करेंगे हम, हालांकि ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है जिगजैग वाली, और ये जो चौरस है ये अलग लाइन है, लेकिन आप उसको इकट्ठा ही परसीव कर रहे हैं। क्लोजर का मतलब होता है कि आपका जो ब्रेन है वो मुख्तलिफ चीज़ों को, जो गैप होता है वो खुद ही फिल करके उसको एज ए यूनिट आपको दिखाता है, जिस तरह ये दायरे वाली मिसाल है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने और कर लेंगे। अगर नहीं हुआ तो यू आर फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।